फ्रेंड, वेलकम टू बाजीराव रेड्डी इंस्टीट्यूट। टुडे एनालिसिस के आज के अंक में हम 3 नवंबर 2023 के प्रमुख समाचारों को देखते हैं। आज के जब हम न्यूज़ पे देखते हैं तो 3 समाचार था। पहला तो आज जो है इंटरनेशनल डे फॉर बायोस्फीयर रिजर्व है, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय बायोस्फीयर रिजर्व डे दिवस है। ठीक है, 3 नवंबर को। आज इस साल ये दूसरा मनाया जा रहा है। पिछले साल यानी 3 नवंबर 2022 में ये पहली बार मनाया गया था और 2021 में इसको मनाने का फैसला किया गया था। तो उसी पे एक द हिंदू में आर्टिकल था, आशा की बस्ती के रूप में, होप पॉकेट के रूप में। होप माने आशा, पॉकेट माने जेब होता है ना, तो उसी तरह से जेब भी बोलते हैं पॉकेट को, और एक सेक्लूटेड या एक तरह से अलग से बस्ती या इस तरह की चीज़ें भी कही जाती है। उसके रूप में बायोस्फीयर, यानी इसमें हम बायोस्फीयर के संबंध में समझेंगे क्या महत्व है, क्या है, कैसे है, और देखेंगे कि भारत में उसको लेकर क्या प्रयास किए गए हैं। दूसरा है, यूनेस्को ने कोझिकोड को साहित्यिक शहर के रूप में स्थापित किया। देखिए, यूनेस्को ने एक्चुअल में 2 भारत के शहरों को किया है अभी। वैसे 3 शहर पहले से भी हैं। वाराणसी है जो है अपने, मेरे ख्याल से वाराणसी किसके लिए नहीं याद है, शायद संगीत के लिए है क्या, और श्रीनगर है, चेन्नई है। अभी जो कोझिकोड है ये साहित्य के लिए केरल का है, और ग्वालियर जो है संगीत के लिए दिया गया है। तो ये 5 शहर हैं, जिसमें से 2 हाल ही में यूनेस्को द्वारा जो है इनको UCCN, यूनाइटेड नेशंस कंजर्वेशन ऑफ सिटी मैनेजमेंट के रूप में इसको दिया गया है ना, कल्चरल मैनेजमेंट के रूप में इसको दिया गया है। ठीक है, तो ये हम देखेंगे। और तीसरा न्यूज़ है वो एक दिन पहले का समाचार है। उसमें ये है कि जो भारत सरकार का राजस्व घाटा है वह 7.02 लाख करोड़ रुपए हो गया है। यानी राजस्व घाटा नहीं, राजकोषीय घाटा, फिस्कल डेफिसिट। तो इसी में हम समझ लेंगे कि राजस्व घाटा, राजकोषीय घाटा क्या है, प्राथमिक घाटा क्या है, और इस न्यूज़ का मायने क्या है। ठीक है, चलिए आइए शुरू करते हैं। ये देखिए, देख के कितना अच्छा लग रहा है ना। और इस समय अगर कोई दिल्ली में बैठा होगा या कोई मुंबई में या बड़े शहरों में बैठा होगा, मेट्रोपॉलिटन शहरों में, तो अपने शहर के आसपास की स्थिति देखिएगा। वो घुटन, वो लाचारी, वो पर्यावरण का प्रदूषण, वो समस्या, वही सारी चीज़ें हमें ऐसे क्षेत्रों में जाने को मजबूर कर देती है ना। ये क्षेत्र हमें आकर्षित करते हैं। तो इसी को लेकर जो है ये लेख है कि आशा की बस्ती, कि जब हम बहुत जीवन के चीज़ों से निराश हो, हताश हो, परेशान हो, पर्यावरण से समस्या आ रही है, तो कुछ ऐसे पॉकेट्स हैं, कुछ ऐसे जगह हैं जो कहीं ना कहीं हमें आशा देते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो जिस उद्देश्य पे बायोस्फीयर रिजर्व बना है उसमें संरक्षण, विकास और लॉजिस्टिक, उसमें अनुसंधान आदि का तीनों चीज़ ध्यान में रखा गया है। यानी संरक्षण भी होता है, विकास कार्य भी होते हैं, और शैक्षणिक कार्य भी किए जाते हैं, जिसका मतलब है कि आने वाली पीढ़ी को भी इसका ज्ञान दिया जाता है। चर्चा में क्यों है? क्योंकि कहीं ना कहीं जो है आज हम 3 नवंबर को जो है अंतर्राष्ट्रीय बायोस्फीयर रिजर्व डे मना रहे हैं। ऐसे में बिल्कुल ये चर्चा होना ही चाहिए, क्योंकि ये डे ही इसलिए मनाया जाता है कि जो बायोस्फीयर रिजर्व होते हैं उनके महत्व के बारे में, उनकी उपयोगिता के बारे में आम लोगों को जागरूक किया जाए। ऐसे में हिंदू में ये आर्टिकल था, और चूँकि आपके सिलेबस का जो है एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी सिलेबस का महत्वपूर्ण हिस्सा है, ऐसे में मेरा पढ़ाना इसको लाजमी बन जाता है। बायोस्फीयर रिजर्व क्या होते हैं, अब चलो इसको न्यूज़ के साथ ही हम देख लेते हैं, क्योंकि ज़्यादातर इसमें जो हमें समझाना है, अगर इसको हिंदू में, अगर कोई हिंदू का पूरा लेख पढ़ेंगे, और अगर कोई इंग्लिश मीडियम में रहता तो उसके लिए ऐसे तैयार हो जाता है बायोस्फीयर रिजर्व में। कोशिश करूंगा कि मेरा भी पढ़ के आपको निबंध के लिए तैयार हो जाए, क्योंकि देखिए तथ्यात्मक चीज़ें तो आपकी किताब में हैं। जो भी आप एनवायरनमेंट इकोलॉजी की किताब पढ़ते हैं, बायोस्फीयर रिजर्व क्या होता है, उसकी क्या क्या चीज़ें हैं, मैं बताऊंगा थोड़े थोड़े करके, लेकिन उसमें डिटेल में है। यहाँ पे उसके महत्व को, कि बायोस्फीयर रिजर्व डे के रूप में उसके क्या महत्व हैं, उसको हम थोड़ा सा कह सकते हैं कि एक सरल तरीके से समझाने की कोशिश करेंगे, ताकि जो वो कह सकते हो जटिल या जो बोझिल इन्वायरमेंट वाला टॉपिक है वो थोड़ा आसान लगे। ठीक है, जैसे देखिए इसमें लिखा है, उसमें जो शब्द प्रयोग किया गया था
उसी को मैंने अनुवाद कर दिया है कि शहरी जीवन की शोर शराबे से दूर अधिकांश लोग प्राकृतिक सुंदरता, हरी भरी हरियाली, शांतिपूर्ण वातावरण वाली जगहों पर राहत की तलाश करते हैं। ठीक है, जलवायु संकट है, इसके सामने ये आशा की बस्ती पॉकेट्स ऑफ होप के रूप में कार्य करते हुए संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को के बायोस्फीयर रिजर्व छिपे हुए नखलिस्तान, ओएसिस, नखलिस्तान या मरु उद्यान, जैसे किसी मरुस्थल में कोई आपको जो हरा भरा क्षेत्र मिल जाता है तो उसको नखलिस्तान बोलते हैं या ओएसिस बोलते हैं। नखलिस्तान जैव विविधता की रक्षा करते हुए प्रदूषण को कम करते हुए जलवायु लचीलेपन को बढ़ाते हैं। यानी ये बता रहे हैं कि जो बायोस्फीयर रिजर्व है आज के जलवायु परिवर्तन की समस्या में, जो हम शहरी जीवन या इस तरह की चीज़ों में जो घुटन महसूस करते हैं, जो पर्यावरण के संकट का सामना कर रहे हैं, ऐसे में ये बायोस्फीयर रिजर्व एक नखलिस्तान, नखलिस्तान माने क्या होता है, अगल बगल रेत है, पूरा मरुस्थल है, कुछ भी नहीं है, और वो छोटा सा क्षेत्र जो है हरा भरा है क्योंकि वहाँ पे प्राकृतिक जल के स्रोत हैं और उसी जल के स्रोतों के आसपास जो है हरियाली विकसित हुई है। सोचो आप मरुस्थल में हो और आपको नखलिस्तान दिख जाए या मरु उद्यान दिख जाए, कोई हरा भरा क्षेत्र दिख जाए, आपका क्या मनोभाव होगा? वही मनोभाव ये कह रहे हैं कि वो देखते ही आपको एक आशा होगी। जैसे आप किसी रेगिस्तान में खो गए हों और कुछ दूरी पर, हालांकि वो मरीचिका भी दिखाती, फिर भी अगर एक्चुअल कुछ दूरी पर दिख जाएगी कोई एक नखलिस्तान या हरा भरा उद्यान है, तो वो आपको क्या कर देगा? आपके अंदर आशा का, अगर आप लगेगा कि अब हमारा जीवन जाने वाला है, तब भी समझ जाएंगे कि वहाँ हरियाली है तो वहाँ जीवन है, क्योंकि वहाँ पर पानी है और आप वहाँ पे इसी आशा में वहाँ तक। तो ऐसे ही बायोस्फीयर रिजर्व की भूमिका होती है कि ये हमें एहसास कराते हैं इस जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण संकट के दौर में कि कैसे ये बायोस्फीयर रिजर्व इन मानवीय मतलब जो इन मानव द्वारा क्रिएट प्राकृतिक समस्याओं के दौर में भी कैसे अपने आप को मजबूत किए हुए हैं, कैसे पर्यावरण को संरक्षित कर रहे हैं और कैसे मानव पर्यावरण का आपस में अंतर्क्रिया मनुष्य के लिए जो है एक कह सकते हो कि एक आशा का किरण है कि अगर हम यहाँ पे एक हम इसको क्या ऐसे मानो कि यहाँ पे एक ऐसा क्षेत्र है बायोस्फीयर रिजर्व जिसमें प्रकृति और मानव सहजीवन के रूप में, सहयोगी के रूप में कार्य करते हैं। उसमें प्रकृति का संरक्षण भी किया जाता है, विकास कार्य भी किए जाते हैं और उससे सीखा भी जाता है कि वैसे सीख लेके उसी तरह की चीज़ें हम कैसे आम जनजीवन में अपनाएं। ठीक है, ये बात ये आज के साहित्यिक शब्दों में उन्होंने कहा है। ठीक है, और चर्चा क्यों रहा, पहले ही बता दिया कि 3 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय बायोस्फीयर रिजर्व दिवस मनाया जाता है, तो इसलिए ये मनाया जाता है। पहला जो है 3 नवंबर को मनाया जाता है, पहला जो है बायोस्फीयर रिजर्व दिवस, अंतर्राष्ट्रीय बायोस्फीयर रिजर्व दिवस 3 नवंबर 2022 को मनाया गया था। और इसका उद्देश्य जो होता है ये बायोस्फीयर रिजर्व के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाना, उसके संरक्षण को करना और टिकाऊ उपयोग को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं कि ये मनाया क्यों जाता है। ठीक, बायोस्फीयर रिजर्व क्या होते हैं? तो बायोस्फीयर रिजर्व जैसे अभी बताया ना कि वो क्षेत्र होते हैं जहाँ पे देखिए कि ये सतत विकास के लिए सीखने के स्थान हैं। इसको ज़रा सा तकनीकी पहलू से नहीं, तकनीकी पहलू किताबों में है, मैंने कहा ना मैं भी बताऊंगा और आपके किताबों में ढेर सारा बोझिल। यहाँ समझिए कि कैसे निबंध में वो अगर बायोस्फीयर रिजर्व आ जाए, यही आ जाए, आशा के द्वीप के रूप में या आशा के जो है बस्ती के रूप में, होप के पॉकेट्स के रूप में बायोस्फीयर रिजर्व, इसी पे लिखिएगा आप लोग एक ऐसे। ठीक है, बायोस्फीयर रिजर्व सतत विकास के लिए सीखने के स्थान है। यहाँ पे हम सीखते हैं कि कैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट किया जा सकता है, कैसे प्रकृति को संरक्षित रखते हुए विकास किया जाता है। देखिए सर, सतत विकास के बारे में थोड़ा आप लोग पढ़े होंगे, मैं थोड़ा समझा भी देता हूँ। ये आपका है 3 कंडीशन हम आपको बता देते हैं इसमें। एक कंडीशन ये है कि ये धरती है ऊपर वाला और ये पर्यावरण है, नीला वाला पर्यावरण है और ये वाला पृथ्वी है। पृथ्वी या इसको कह सकते हो अर्थव्यवस्था। चलो पहले इसको कर दो पर्यावरण। ये पर्यावरण की सर्किल है और ये वाला जो है अर्थव्यवस्था का सर्किल है या आर्थिक क्रियाओं का। यानी जहाँ पे जो पर्यावरण के संसाधन से अर्थव्यवस्था की क्रियाएं ज़्यादा होंगी, यानी कि रिसोर्सेज का उपयोग ज़रूरत से ज़्यादा होगा,
हम जो हमारे रिसोर्स हैं उससे ज़्यादा करेंगे तो ये जो है ये विकास से सस्टेन नहीं हो सकता है, लंबा नहीं चल सकता है, वही स्थिति हमारी है। इसको कहेंगे असतत विकास। ठीक है, जो अभी तक हम लोग करते आ रहे हैं कि हमारी आर्थिक क्रियाएं पर्यावरण जितना है, जितने रिसोर्स नेचुरल रिसोर्स हैं उससे देख लीजिए, उससे ज़्यादा हम इसका उपयोग करते हैं। दूसरी कंडीशन है, ये हुआ आर्थिक क्रियाएं और ये हुआ पर्यावरणीय संसाधन। ठीक, अब इस स्थिति में देखिएगा कि पर्यावरण से आर्थिक क्रियाएं, जो पर्यावरण या संसाधन है, नेचुरल रिसोर्स है प्राकृतिक, उससे कम हम जो है पर्यावरण का जो आर्थिक क्रियाओं का संसाधन कर सकते हैं। आदिम जनजातियां या जो कह सकते हो कि जो अल्प विकसित देश हैं या जो जंगली क्षेत्र, मतलब जो कह सकते हो अनविकसित क्षेत्र हैं, वहाँ पे ये चीज़ें पहले पाई जाती थी। लेकिन ये देखिए, इसे भी आप आर्थिक दृष्टि से सतत क्षेत्र नहीं कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आर्थिक क्रियाएं जो हो रही हैं वो जो समुचित उपयोग नहीं कर पा रही हैं। ऐसे में जो कहीं ना कहीं देखा जाएगा कि वर्तमान आवश्यकताएं पूरी नहीं हो पाती हैं। आर्थिक, मैं कह रहा हूँ, इसमें हम अभी आध्यात्मिक पहलू गांधी जी वाला नहीं लेंगे, हम ये कह रहे हैं कि आर्थिक नहीं हो पाती हैं। तो तीसरा जो एक गोला बनता है वह है, इसी के साथ साथ जो है, एकदम साथ साथ जो है, ये दोनों मान लीजिए कि आर्थिक क्रिया और ये पर्यावरणीय, ये दोनों साथ साथ चल रहे हैं। यानी कि यहाँ पे समुचित उपयोग रिसोर्सेज का हो रहा है जितना होना चाहिए। उससे क्या होगा कि जो पृथ्वी की सीमा है, हम उसके साथ रहते हुए ही जो है विकास कर रहे हैं। तो इसे जो है, जो आर्थिक टर्मिनोलॉजी में इसे सतत विकास कहा जाता है, सतत विकास मॉडल कहा जाता है, क्योंकि इसमें न नेचुरल रिसोर्सेज ओवर एक्सप्लॉइटेड हैं, यानी न उनका अतिदोहन हो रहा है, न अंडर एक्सप्लॉइटेड है। यानी जो लोग कहते हैं कि पर्यावरण को हमें ज़रूरत नहीं है, हमें सिर्फ विकास पर ध्यान देना चाहिए, वह इसको कहते हैं। जो लोग कहते हैं कि हमें पर्यावरण को समाप्त करके पर्यावरण पे बिल्कुल ध्यान नहीं देना चाहिए, बिल्कुल जो है विकास नहीं, हमें सिर्फ और सिर्फ पर्यावरण पे ध्यान देना चाहिए, वो इस तरह के मानने वाले हैं। लेकिन हमारा उद्देश्य चूँकि हम बिटवीन द लाइन, ये दोनों अतियों के बीच में चलने का काम करते हैं, इसलिए जो पर्यावरणीय सतत विकास मॉडल है वो ये कहता है कि वो आर्थिक और प्राकृतिक, आर्थिक क्रियाएं ऐसी हों जो प्राकृतिक संसाधनों के समुचित उपयोग करते हुए उनकी जो प्रकृति की जो रीजनरेटिव सीमा है, प्रकृति की पुनरुत्पादन करने की सीमा है, उसके भीतर कार्य करती हो। ठीक है, जैसे यहाँ पे आप कोयले से ऊर्जा बनाइए तो प्राकृतिक संसाधन कहीं ना कहीं कम होता जाएगा। यहाँ पे आप ऊर्जा ही ना लीजिए, या लीजिए तो पानी उन्हीं से लेते रहिए। यहाँ पे क्या है, आप कोयले से भी लीजिए, पानी से भी लीजिए, उससे सौर ऊर्जा से भी लीजिए, सबका मिक्स करिए, ताकि हमारा जो है ज़रूरत, हमारी आर्थिक क्रियाएं भी चलती रहे, वर्तमान पीढ़ी भी सुरक्षित रहे और भविष्य की पीढ़ी तो सुरक्षित रहेगी। जब वर्तमान पीढ़ी बचेगी तब तो भविष्य की पीढ़ी सुरक्षित रहेगी, ये भी तो ध्यान रखने की बात है। चलिए, तो बायोस्फीयर रिजर्व यह सतत विकास के लिए सीखने के स्थान है। इसमें हमें सीखने को मिलता है कि कैसे पर्यावरण का संरक्षण किया जाता है। उसके लिए अगर बायोस्फीयर रिजर्व की संरचना आप लोग जानते होंगे, अभी आगे है, देख लेते हैं, आइए जरा सा बता देते हैं, पहले संरचना ही देख लीजिए। ये देखिए, ये बीच वाला जो है ये कोर क्षेत्र है, इसमें सिर्फ संरक्षण गतिविधियां होती हैं। ये मैक्स क्षेत्र है, या आप उसको कह सकते हो, और ये जो है संक्रमणकालीन क्षेत्र है, यहाँ पे आर्थिक क्रियाएं होती हैं। तो इसमें देखिए, इसमें रिसर्च आदि होती है, इसमें आर्थिक क्रियाएं होती हैं, इसमें संरक्षण होती है। तो ये सारे पहलू होती है जिसके आधार पे आपको सिखाया जाता है कि कैसे आप सतत विकास के साथ जीवन जीना चाहिए। ठीक है, यह क्या करता है कि मनुष्य और पर्यावरण या मनुष्य और प्रकृति के बीच का संघर्ष की बात नहीं करता, ये बताता है कि दोनों साथ में कोएग्जिस्ट कर सकते हैं और एक दूसरे का विकास कर सकते हैं। ये ऐसे स्थान होते हैं जो कि कहा जाता है कि वैश्विक चुनौतियों का
वैश्विक चुनौतियों का स्थानीय समाधान प्रदान करते हैं, कि जो वैश्विक चुनौतियां हैं, ग्लोबल वार्मिंग, पर्यावरण संकट, उसको कैसे स्थानीय स्तर पे उसका समाधान किया जा सके। और देखा जाए तो ये वह स्थान है जहाँ प्रकृति और मनुष्य एक साथ मिलकर जीवन की एक सिम्फनी, सिम्फनी मतलब जो म्यूजिक है, एक संगीत है, यानी एक जीवन एक तारतम्यता के साथ जीते हैं, जो किसी को न कोई किसी को छेड़ता नहीं है। यानी जीवन या प्रकृति भी अपना अपना विकास करती रहती है और वहाँ लोग भी अपना विकास करते हैं। बस जो लोग हैं वो अपनी लालच को जो है समाप्त कर देते हैं अपने ज़रूरतों के रूप में, और उस क्षेत्र की आवश्यकताओं के अनुसार ही आर्थिक क्रियाओं को संपन्न करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से देखा जाए तो बायोस्फीयर रिजर्व कहीं ना कहीं हमें वो बताते हैं। ठीक है, कैसे बायोस्फीयर रिजर्व राष्ट्रीय सरकारों द्वारा स्थापित किए जाते हैं और उनके उसमें रहते हैं। वर्तमान में यूनेस्को में 134 देशों में 748 बायोस्फीयर रिजर्व हो गए हैं, 748 हो गए हैं, और उसमें 12 बायोस्फीयर रिजर्व यूनेस्को द्वारा जो है वो भारत के 12 बायोस्फीयर रिजर्व जो है यूनेस्को के वह जो है संरक्षित क्षेत्र हैं। और इन रिसर्च जो इन 748 बायोस्फीयर रिजर्व क्षेत्र में हैं, इसमें 25 करोड़ जनसंख्या भी निवास करती है। ऐसा नहीं कि वहाँ पे कोई नहीं रहता है। आप देखो कि वहाँ पे 25 करोड़ यानी 3% जनसंख्या विश्व की वहाँ रहती है, और वो बेहतर जीवन की तरह दिखाती है कि कैसे वो रह सकते हैं। हम कह रहे हैं कि आप कोई मॉडल है, वो मॉडल आप ये नहीं कि जंगल में वो सारा संरक्षित शहरों में जंगल लगाइए फिर उस तरह ना, आप उसको समझिए कि हमें जो भी कार्य करना है, हमारी सोच है, ये हमें बताता ना, जैसे अभी पर्यावरण संरक्षण के लिए लाइफ मिशन, लाइफ स्टाइल फॉर इन्वायरमेंट, कि हमें समझना है कि अपने जीवन को पर्यावरण के अनुकूल चलाना है, कि कम से कम में अपनी ज़रूरतों को पूरा करना है। ठीक है, ऐसा नहीं कि हमें भूखा रहना है, ऐसा नहीं कि हमें बिना बिजली का रहना है, नहीं, हमें रहना भूखा भी नहीं रहना है, बिजली के भी रहना है, लेकिन हमें यह ध्यान रखना है कि अपने दिमाग को कैसे इस्तेमाल किया जाए, कैसे नवीन चीज़ें लाई जाए, कैसे नवप्रवर्तन किए जाए, कैसे चक्रीय अर्थव्यवस्था को अपनाया जाए, ताकि हम उसको, जैसे यही उदाहरण बताएंगे अगर हिंदू में पढ़ेंगे, कि अभी आप घूमने जाते हो तो सिंगल यूज प्लास्टिक बॉटल लेके जाते हो, बॉटल लिए और उसको फेंक दिए, फिर क्या हुआ, पर्यावरण को वहाँ का घूमने गए और वो प्रदूषित कर दिया। उसको आप अप्रोच क्या कर सकते हो कि जो है अपना जो ऐसा बॉटल लेके जाओ घर से, जो पानी लेके जाओ और लेके चले आओ। तो फिर क्या जाता, पानी ही तो पीना है, कि ज़रूरी है कि हम प्लास्टिक की ही बॉटल में पानी, ऐसे ही बॉटल उसको फेंक के ही करें। ठीक है, आप घर से बहुत पहले गए हैं, घूमने गए हैं, आप लिए, तो उसको ऐसा बैग रखो जिसमें लेके चले आओ, वहाँ पे डिस्पोजल में डाल दो। ठीक है, जिसका इस्तेमाल करके आदि वो अब तो उसके सड़के वड़के आदि भी बनाने लगी हैं। तो ये क्या है, ये हमारा अप्रोच है, इसी अप्रोच को ये डेवलप करता है। बाकी सारी चीज़ें तो इसमें देखिए, ये तो टेक्निकल टर्म है, गोर जोन, बफर जोन, संक्रमण जोन, इसको आप लोग देख लीजिएगा। महत्व जो है, जो ये बायोस्फीयर रिजर्व हैं, ये जो है विभिन्न प्रकार के पारिस्थितिकी तंत्र का इकोसिस्टम का घर है, यानी जो जीवन है, जो पारिस्थितिकी तंत्र है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे पाई जाती है। इसमें उपकोषणीय वर्षा वन से लेके अल्पाइन रेगिस्तान सब इसमें पाए जाते हैं। साथ ही में यह सतत आर्थिक विकास के लिए भी अवसर देते हैं कि कैसे सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट किया जा सकता है पर्यावरण और उनको चीज़ों को ध्यान में रख के। और यह कार्बन सिंक के रूप में भी कार्य करते हैं। कार्बन सिंक क्या होता है, वो एक अवधारणा है, यानी वो चीज़ें जैसे जो कि वातावरण के कार्बन को अवशोषित करता है। तो वातावरण के कार्बन को कौन अवशोषित करता है, हरे पौधे, जो हरी पत्तियों वाले पौधे होते हैं, या जो उस तरह के जिसमें क्लोरोफिल पाया जाता है, वो कार्बन को लेके प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा भोजन बनाते हैं और ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। ऐसे में जो वन होते हैं, जो सागर होते हैं, ये सब कार्बन सिंक माने जाते हैं। उसी तरह से ये बायोस्फीयर रिजर्व, क्योंकि उन क्षेत्र में भी प्रकृति को संरक्षित किया जाता है, ये भी कार्बन सिंक के रूप में काम करके वायुमंडल, वातावरण के जो ढेर सारे हमने अपने गलत नीतियों के कारण कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित कर दिया है, उसको अवशोषित करने के रूप में भी ये भूमिका निभाकर हमारे जलवायु परिवर्तन को भी मदद कर सकते हैं। भारत में एक प्रयास देखिए तो इसमें पढ़ लीजिएगा, सुंदरबन में बायोस्फीयर रिजर्व के लिए आम लोग प्रयास कर रहे हैं। मन्नार की खाड़ी में भी वहाँ के लोग ने जो है क्या किया है कि वहाँ के लोग प्लास्टिक बॉटल चेक करते हैं। जब कोई उधर घूमने जाता है तो वहाँ के लोग जो है, आम लोग जो है, पर्यटकों की वो ऑफिशियल नहीं, आम लोग, क्योंकि उनकी जिम्मेदारी है, भाई आप प्रकृति से जुड़े हुए हैं ना, उनकी जिम्मेदारी है, वो प्लास्टिक आदि बॉटल को लेते हैं और उनको नहीं ले जाने देते हैं, मतलब उनको फिर इसके बाद उसको रिसाइकिल करके
फिर वो इस्तेमाल हो जाता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं जो हो रही हैं, आप इसको पढ़िएगा। भारत में अभी इसी को लेकर एक सम्मेलन हुआ है, ये सब प्री वाला है, कोई मतलब नहीं है। ठीक है, मतलब ये है कि आप समझिए कि बायोस्फीयर रिजर्व आशा के होप या आशा के आइलैंड इसलिए हैं क्योंकि ये हमें बताते हैं कि कैसे प्रकृति के साथ सहयोगी रह के, लड़ाई करके नहीं, सहयोगी सहकारिता करके कैसे हम अपने आर्थिक विकास को भी कर सकते हैं और वहाँ से सीखी हुई चीज़ों को हम करें। वहाँ 100% अगर पैमाने पर देखा जाए प्रकृति का संरक्षण है, तो अगर उसको हम 20%, 30%, 40%, 50% जितना इस्तेमाल कर सके अपने आम जनजीवन में, उतना ही हम प्रकृति को संरक्षित कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं जैसे कि रेगिस्तान में वो नखलिस्तान या जो मरुस्थल मरु उद्यान होते हैं, हरा भरा क्षेत्र, वो दूर से देख के जो भटके हुए मुसाफिरों को आशा का देता है, वैसे इस पर्यावरणीय संकट में और ख़ासतौर से दिल्ली वाले जो घुटन हैं, उनको जो है ये इस तरह की जो बायोस्फीयर रिजर्व आशा का केंद्र देते हैं। क्योंकि वो जो सक्षम लोग होते हैं वो क्या करते हैं, वो निकल जाएंगे पहाड़ों की तरफ और वहाँ जाके फिर प्रदूषण करना शुरू कर देंगे। नहीं, आपको वहाँ जाना है तो ये ध्यान रखना है कि आपको ऐसा पर्यटन करना है जो कि पारिस्थितिकी को नुकसान ना करे। आप सिंगल यूज़ प्लास्टिक मत ले जाइए, अगर ले भी जा रहे हैं तो जैसे आप उसको ले जा रहे हैं उसी तरह से आप उसको वापस भी लेते आइए, कहीं डस्टबिन मिले उसमें डाल दीजिए। ठीक है, तो ये एक तरह से जो लाइफ मिशन है ना, लाइफ स्टाइल फॉर इन्वायरमेंट, उसी तरह की आशा की बात ये बायोस्फीयर रिजर्व लोगों को सिखाते हैं कि कैसे पर्यावरण के साथ रह के सहयोगी के रूप में रह के काम किया जाता है। चलिए अगला देखते हैं। यूनेस्को ने कोझिकोड को साहित्यिक शहर नामित किया है। देखिए यूनेस्को जो है, यूनाइटेड नेशनल संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक और इस तरह से संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक और क्या क्या कहते हैं उसको, मुझे शैक्षणिक और सामाजिक परिषद जो है, यह जो है मतलब उसका एक नेटवर्क है UCCN, उसके तहत जो है वो दुनिया के कुछ शहरों को जो है वो जो कल्चरल महत्व के होते हैं, जो साहित्यिक महत्व के होते हैं या सांस्कृतिक महत्व के होते हैं, उनको वह अपने नेटवर्क में शामिल करता है। और ये जो नेटवर्क है UCCN, यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज़ नेटवर्क, यानी यूनेस्को के संरचनात्मक शहर नेटवर्क जो है UCCN जो है, ये 2004 में से लाया गया है। और इसका जो उद्देश्य है वो यह है कि शहरों की जो समस्याएं हैं, जो शहर हमारी समस्याएं, जो शहर हैं वो जिस तरह की समस्याएं, ओवर पॉपुलेशन, जलवायु की समस्या, और कह सकते हो कि रोज़गार, ढेर सारा जो है वहाँ पे पलायन हो रहा है। पलायन मतलब लोग वहाँ पे आ रहे हैं, इन पलायन हो रहा है, यानी ज़्यादातर लोगों का जो आवागमन हो रहा है उससे जो शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर की दिक्कत हो रही है, उसको कैसे सांस्कृतिक पहलुओं को ध्यान में रखे। जैसे कुछ शहर भारत में या दुनिया में कुछ वो सांस्कृतिक विशेषताओं को लिए होते हैं, उन सांस्कृतिक विशेषताओं, उन कल्चरल एक्टिविटी या क्रिएटिविटी को आधार बना के उन शहरों को कैसे सतत विकास का केंद्र बिंदु बनाया जाए, यही बात है। तो यही इसका वो उद्देश्य है। अभी हाल ही में जो है 2 भारत के शहर को इसमें किया गया है। कोझिकोड, केरल का कोझिकोड जैसे साहित्य शहर माना गया है ना, लिटरेचर सिटी, और जो ग्वालियर है उसे म्यूजिक सिटी के रूप में जो है संगीत शहर के रूप में उसको नामित गया। वैसे भी ग्वालियर घराना और इस तरह की चीज़ें फेमस है। ठीक है, आइए देखते हैं चर्चा में क्यों है, क्योंकि केरल के जो है कोझिकोड शहर को 1 नवंबर को यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज़ नेटवर्क में शामिल किया गया है। नेटवर्क में 55 नए शहर शामिल हुए थे, इसमें मध्य प्रदेश का ग्वालियर भी शामिल है। जो ये शहरों का क्रिएशन होता है ये नेटवर्क में, ये 7 रचनात्मक क्षेत्रों में इनको शामिल किया जाता है। उसमें शिल्प और लोक कला, डिज़ाइन, फिल्म, गैस्ट्रोनॉमी, साहित्य, मीडिया कला और संगीत का प्रतिनिधित्व, ये 7 क्षेत्रों में जो है जो विभिन्न शहरों को नामित किया जाता है। और कोझिकोड को साहित्य की श्रेणी में और ग्वालियर को संगीत की श्रेणी में शामिल किया गया है। ठीक है, अब जरा समझते हैं कि जो शामिल कर रहा है यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज़ नेटवर्क वो क्या है, उसके बारे में जान लें, जिसके तहत इसको शामिल किया गया है। तो जो UCCN है, इसकी स्थापना 2004 में उन शहरों के बीच सहयोग को बढ़ावा देने के लिए की गई थी जिन्होंने सतत शहरी विकास के लिए रचनात्मकता को एक रणनीतिक कारक के रूप में, यानी सतत शहरी विकास कैसा करना है, शहर का सतत सस्टेनेबल शहरी विकास करना है
और उसके कारक के रूप में उन्होंने क्या चुना है, क्रिएटिविटी को। यानी वो शहर जिन्होंने अपने सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए क्रिएटिविटी को एक कारक, एक रणनीतिक जो बहुत महत्वपूर्ण ऐसे दीर्घकालीन नीतियां होती हैं जिसके तहत आप युद्ध में, जैसे युद्ध में होता है रणनीति, लेकिन आज उसको नॉर्मल भी कहे जाते हैं, जैसे आपकी पढ़ाने की स्ट्रेटेजी क्या है या आपकी पढ़ने की स्ट्रेटेजी क्या है। तो वो चीज़ें जो है कि जो दीर्घकाल तक है, जो आप अपने जो लक्ष्य है उसको प्राप्त करने, लक्ष्य क्या है, सतत विकास, सतत जो शहर है उसका सतत विकास करना है। और उसके लिए जो स्ट्रेटेजी है, जो दीर्घकालीन नीति है, वह है रचनात्मकता को आधार बना के। ठीक है, तो इसीलिए जैसे कोझिकोड को देख लो, तो कोझिकोड में जो शहर का विकास भाई किसी भी शहर का सतत विकास होने के लिए ज़रूरी है कि वहाँ पे लोगों को रोजगार उपलब्ध होता रहे। जब लोगों को रोजगार मिले, फिर उसके साथ साथ बेहतर जीवन मिले, पर्यावरण अनुकूल हो, ये सारी चीज़ें मिलती रहे। तो जिन शहरों में जो रचनात्मकता है, अगर उसको आगे बढ़ाया जाएगा, उसी क्षेत्र में रोजगार का सृजन किया जाएगा, तो निश्चित रूप से शहर को सतत बनाया जा सकता है। ये तो मैं सिर्फ रोजगार की बातें कर रहा हूँ, और भी सारी चीज़ें इसमें शामिल है। ठीक है, इसमें 100 से अधिक देशों में 350 शहर शामिल कर लिए हैं। इस नेटवर्क का उद्देश्य सांस्कृतिक उद्योगों की, जो कल्चरल इंडस्ट्रीज होती हैं, उनकी क्रिएटिविटी, सामाजिक और आर्थिक क्षमता को लाभ उठाना है। यानी जो कल्चरल इंडस्ट्री है, जैसे मुंबई, पहले तो उसको फिल्म इंडस्ट्री कहा जाता है, ये कोझिकोड में ही कई सारे वहाँ पे पब्लिकेशन हाउस हैं, मलयालम जो साहित्य है उसको लेकर, और वैसे भी जो वहाँ पे बहुत सारे पब्लिकेशन हाउस वहाँ पे है, कई सारे वहाँ पे मलयालम सिनेमा के लिए जो है वहाँ से बहुत सारे लोग जन्म लिए, बहुत सारे लोग वहाँ पे मलयालम मतलब केरल की भाषा है, वहाँ के लिए जो है वहाँ पे कलाकार और साहित्यकार वहाँ से जन्मे हैं। इसलिए जैसे अब ग्वालियर है, ग्वालियर संगीत के लिए ग्वालियर घराना जाना जाता है, तो कहीं ना कहीं अगर हम उसी को माने, तो आप उसी को लेकर डेवलप करें, तो एक पर्यटन के लिए डेवलप कर सकते हैं। यानी उस कल्चरल क्रिएटिविटी को आप आर्थिक दृष्टि से, और वो भी शोषण नहीं, सतत आर्थिक दृष्टि से उसका उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, इसमें आप बाकी जो है ये जो लक्ष्य हैं, भारत में कोझिकोड, ग्वालियर के अलावा वाराणसी, अच्छा वाराणसी भी संगीत के लेकर हुआ था, मैं भूल गया था, श्रीनगर शिल्प और लोक कला, और चेन्नई संगीत। यानी देखा जाए तो ग्वालियर, वाराणसी और चेन्नई संगीत के लिए हो गया है, कोझिकोड जो है साहित्य के लिए हो गया है, और श्रीनगर जो है वह शिल्प और लोक कला के लिए। ये 5 शहर भारत के UCCN, यूनाइटेड नेशन क्रिएटिव सिटी नेटवर्क में शामिल हो गए हैं। दुनिया में 350 शहर है और भारत में 5। ठीक है, महत्व है तो देख लीजिए, महत्व क्या है इसका। ये इसमें शामिल शहरों को विशेष रूप से सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों में और नागरिक समाज से जुड़ी भागीदारी के माध्यम से रचनात्मकता को शहरी विकास के एक आवश्यक घटक के रूप में पहचानने की अनुमति देता है। शहरों के स्तर पे, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे विशेष रूप से अनुभव, ज्ञान और सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करने के माध्यम से इसमें कार्यान्वित किया जाता है। यानी जब इसमें शामिल हो जाते हैं कल्चरल क्रिएटिविटी क्षेत्र में, जैसे कोई दुनिया में कोई और होगा, उसको संगीत सीखना है, ठीक है, भारतीय संगीत, तो वो देखेगा, अगर वो आप सोचो तो वो ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, यूनेस्को के वेबसाइट पे जाते हैं, वहाँ पे जाके देखते हैं कि अच्छा भारत का कौन शहर जो है इसमें म्यूजिक में जो है जाना जाता है। तो भारत के 3 शहर चूँकि इस लिस्ट में हैं, बनारस है, चेन्नई है और ग्वालियर है। उसी तरह से अगर वो साहित्य के रूप में तो कोझिकोड है। तो कहीं ना कहीं ये सारे क्षेत्र सीखने वाले लोगों के लिए भी और पर्यटन आदि के लेकर लोग कर भी देता है। और यूनेस्को क्या यही है कि शैक्षणिक और सामाजिक करते हुए वो आर्थिक विकास को ही वो पहलू पर ध्यान देता है। इन सब से क्या होगा कि जो सतत विकास के एजेंडे को हासिल किया जा सकता है। ठीक है, साहित्यिक परंपरा इसमें पढ़ लीजिएगा, यहाँ पे कई सारे जो है मीडिया हाउस हैं। पहला मलयालम उपन्यास कुंडलता 1887 में कोझिगढ़ में ही अप्पू निंदुगड़ी द्वारा लिखी गई थी। तो ये भी एक फैक्ट का है, चीज़ जान जाइएगा। बाकी फिल्म और थिएटर पेशेवर, यानी ये शहर कहीं ना कहीं अपने साहित्यिक उसको लेकर ही ये जाना जाता है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अप्रैल दिसंबर के दौरान 7 लाख करोड़ रुपए का राजकोषीय घाटा। देखिए 6 महीने पे ये रिपोर्ट आई है, ये आती रहती है, 3-3 महीने पर आती रहती है। अभी 6 महीने यानी 2 तिमाही के बाद ये आई है।
तो हम इसको समझेंगे। इसमें कई सारे तथ्यात्मक चीज़ें हैं जो आपके एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी नहीं है। हम इस रिपोर्ट के ज़रिए ये जानना चाहेंगे कि ये जो राजकोषीय घाटा है ये क्या होता है, क्यों होता है, या और तरह के घाटे क्या होते हैं, ये किससे जुड़ा होता है, यानी उसको ज़रा सा हम थोड़ा सा एनालिसिस करके समझने की कोशिश करते हैं। जैसे संदर्भ में देखा जाए तो 2024 जो ये रिपोर्ट कही गई है, थोड़ा सा ये भी देख लें कि वित्त वर्ष 2023-24 में पहली छमाही यानी अप्रैल से सितंबर के दौरान राजकोषीय घाटा 7 लाख करोड़ रुपए रहा है। अब हम इसको जब तक राजकोषीय घाटा नहीं बताएंगे आप समझेंगे नहीं। तो राजकोषीय घाटा क्या होता है उसको देख लेते हैं, वो पहले बताई देते हैं फिर राजकोषीय घाटा। और इसमें क्या कहा गया है कि पहली छमाही के दौरान राजकोषीय घाटा बजट पूरे वित्त वर्ष के अनुमान का 39.3% रहा है। यानी ये जो 7.07 लाख करोड़ है, ये जो बजट में राजकोषीय घाटा का अनुमान लगाया था उसका 39% है। ठीक, और बजट में कितना अनुमान लगाया गया है राजकोषीय घाटा का? पूरे जीडीपी का 5.9%। तो पूरे जीडीपी का राजकोषीय घाटा 5.9% लगाया गया है अनुमान। उसी अनुमान का 39.3% 6 महीने में राजकोषीय घाटा रहा है। तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि सर अगले 6 महीने में तो उससे जो अनुमान है उससे कम ही रहेगा। हाँ, हो सकता है, लेकिन चुनाव भी आने वाला है और चुनाव में सरकारें फ्री हैंड होकर काम करती हैं। तो इसलिए ये ठीक है कि 6 महीने में 39.3% ही है, लेकिन अगले 6 महीने में चुनाव के दौरान इसके बढ़ने की संभावना होती है कि कई बार चीज़ें जो है लास्ट टाइम में जाके जो मार्च रस होने लगता है तो खर्चे तेज़ी से बढ़ जाते हैं। और पिछले साल से करेंगे ये तो थोड़ा ज़्यादा है, लेकिन फिर भी इतनी चिंता की बात नहीं है। हमें जो जानना है इसमें आय व्यय सब देख लीजिएगा, ये कोई महत्व नहीं है। महत्व ये है कि राजकोषीय घाटा क्या होता है। देखिए, सरकार जो है अपने जो सरकार है वो बजट पेश करती है। बजट में वो आय और व्यय दोनों खर्च करती है, यानी वो एक तरफ उसका आय होता है, एक तरफ व्यय होता है। आप लोग देखते होंगे ना, रुपया आता है, रुपया जाता है। और देखिएगा जितना रुपया सरकार के पास आ रहा होगा, जितना रुपया जा रहा होगा, वो दोनों बराबर होता है। यानी बजट में सरकार का कोई घाटा नहीं होता है। ठीक है, लेकिन वो एक तरह से व्यवस्था है। वास्तव में सरकार क्या, जो हम सरकार की जो है उस स्थिति जानने के लिए उसमें थोड़ी सी और गहराई में जाते हैं, उसकी स्थिति या उसका जो कहाँ से पैसा आ रही है, उसके लिए उसके राजकोषीय घाटे वाले पहलू पर जाना पड़ता है। राजकोषीय घाटा क्या कहता है कि जो सरकार की आय है उसमें से जो सरकार का व्यय निकाल दो, ठीक, वो राजकोषीय घाटा होता है। ठीक, सरकार की आय और उसमें से सरकार का व्यय निकाल दो, वो राजकोषीय घाटा होता है। और वो आय जो होती है वो गैर ऋण आय होती है। आप देख रहे हो कि रुपया आता कहाँ से है, तो उसमें दिखा होगा कि रुपया ऋण के रूप में इतना सरकार लेती है। तो वो जो ऋण के रूप में लेती है ना, वही आपका राजकोषीय घाटा होता है। और अगर सरकारें राजकोषीय घाटा के महत्व को समझें तो सरकारें राजकोषीय घाटा के जरिए कहीं न कहीं जो अपनी जो संसाधन की कमी रह जाती है उसको पूरा करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो इसमें जो है यह सरकार की समग्र वित्त पोषण और उधार लेने की ज़रूरतों को मापता है। आमतौर पर राजकोषीय घाटा या तो राजस्व घाटे की कमी के कारण होता है, या तो कोई जो वित्त पूंजीगत निवेश सरकार करती है उस पे होता है। अगर सरकार राजकोषीय घाटे को पूरा करने के लिए कहती है तो ये चिंताग्रस्त है, लेकिन अगर वो किसी पूंजीगत संपत्ति में निवेश आदि करती है तो ये बेहतर माना जाता है। ठीक है, जैसे आप इस सोचिए कि आपके पास 100 रुपये है और आप 120 रुपये खर्च कर रहे हैं, तो वो जो 20 रुपये है आप किसी से उधार लेंगे। वो जो उधार लेके अगर आप अपने जो है ज़रूरी, मतलब कोई ऐसी चीज़ जिसका कोई लाभ ना हो, जैसे कहीं घूमने फिरने चले जाएं, हालांकि उसका लाभ होता है, या ऐसा काम करें जिसकी कोई संपत्ति ना हो, तो वो आपको कह सकते हैं कि वो अपने डेली डे बाय डे खर्चे के लिए अगर पूरे करने के लिए अगर आपको ज़रूरत पड़ती है तो ये थोड़ा सा नुकसानदायक है। लेकिन अगर वो 20 रुपये ले आपको कहीं निवेश कर रहे हैं, 50 रुपये कोई घर ले रहे हैं या कोई प्रॉपर्टी कोई चीज़ ले रहे हैं, और उसमें 30 रुपये आप निवेश कर रहे हैं, 20 रुपये घट रहा है, अगर 20 रुपये उधार ले लिए तो वो कहीं ना कहीं आपके फ़ायदेमंद में है। ठीक है, चलिए इसी तरह से जो है समझिएगा आप लोग जो है ना, और ठीक है, पढ़िएगा। थैंक यू।